वो क्या करता है, मैकेनिक्स, द मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ फोर्स एंड द इफेक्ट ऑन बॉडी ऑन विच दे एक्ट इज फाउंडेड बी बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा मैकेनिक्स है वो क्या बताता है। साइंस की वह ब्रांच है, विज्ञान की वह ब्रांच है जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे फोर्स और उनके इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं, और यहाँ पर हम उन्हीं के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। और दोस्तों इसको जानने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अपने डिजाइन में या किसी मशीन के एनालिसिस में या उसको स्ट्रक्चर बनाते समय उसका विश्लेषण करने में हम इस मैकेनिक्स का बहुत ही यूजफुल होता है। तो हम बात करते हैं, जो मैकेनिक्स है उसको हम दो भागों में बांटे हैं। तो पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक मैकेनिक्स वो होती है जब कोई बॉडी या जब कोई पिंड स्थिर अवस्था में होती है, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा होता है स्टैटिक मैकेनिक्स। वहीं अगर बॉडी या कोई चीज़ है, पिंड है, वो चल रही है, मोशन में है, तब अध्ययन करते हैं, तब वो हमारा कहलाता है डायनेमिक मैकेनिक्स। जैसे हम यहाँ पर दिए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो भागों में बांटे हैं हम, किसमें, स्टैटिक्स में और डायनेमिक्स में। तो स्टैटिक्स में आप देख सकते हैं कि फिजिकल साइंस ऑफ बॉडीज इन रेस्ट, जब बॉडी हमारी रेस्ट में होती है, जब हमारी बॉडी स्थिर होती है, अगर तब हम स्टडी करते हैं बॉडी की, तो हमारी स्टैटिक मैकेनिक्स में आती है। वहीं पर अगर बॉडी चल गई और वो डायनेमिक में हो जाती है, गति अवस्था में हो जाती है, तो हम अगर इसमें भी दो पार्ट है, एक है काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक्स। दोस्तों हम इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं कि इंग्लिश में आप समझ लेंगे तो आगे आप इंग्लिश टर्म जब भी यूज होंगे आप समझ जाएंगे। तो काइनेमेटिक वो होती है जब बॉडी चल तो रही है लेकिन उसमें जो फोर्स लग रहा है उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं, उसका फोर्स का या मोशन में, केवल मोशन जैसे वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना ही हम उसमें स्टडी करते हैं। लेकिन काइनेटिक जो है इसमें हम फोर्स का भी केस स्टडी करते हैं कि फोर्स लग रहा है तो कितना लग रहा है, इस सब की चीज़ें बारे में हम बात करते हैं। तो नीचे लिखा भी है, काइनेमेटिक विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रेफरेंस टू द काज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक वह ब्रांच है, हम इसमें बॉडी के मोशन, जो बॉडी का मोशन है उसका स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी डिफरेंस टू द काज ऑफ मोशन, उसमें मोशन का कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं। जैसे काइनेटिक्स हो गया, तो काइनेटिक्स है विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड रिजल्टिंग मोशन ऑफ बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। काइनेटिक्स वह ब्रांच होता है जब कोई बॉडी मोशन तो कर रही है लेकिन उसके बारे में, उस पर हम फोर्स का भी स्टडी करते हैं और उनको फोर्स और जो मोशन है उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे हम पता है F इक्वल टू होता है यम ए, मतलब कि ए हो क्या हो गया, हमारा मोशन में है तभी एक्सेलरेशन आया और फोर्स सब। अगर इस सब के बारे में बात करेंगे तो हमारा आएगा काइनेटिक्स में। तो अब बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, इसके बाद हम समझ पाएंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ मैकेनिक्स एज अप्लाइड टू सोल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। दोस्तों अभी तक तो हमने मैकेनिक्स पढ़ा, अपने इंटर क्लास में भी पढ़ा होगा मैकेनिक्स, लेकिन यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिक्स के लॉ हैं उसको हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जो हमारे इंजीनियरिंग समस्याएं हैं उसको सॉल्यूशन, उसको हल करने में इसी का हम यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे होता है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला है, जो कुछ डिफिनेशन है बेसिक, उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ केवल डिफिनेशन की बात करेंगे, उसके फार्मूले नहीं बात करने वाले हैं, क्योंकि सभी चीज़ आप इंडेक्स सूची में देख भी चुके होंगे कि हम पार्ट वाइज इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो लेंथ होता है वो होता है दिस टर्म अप्लाइड टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रेट और कर्व लाइन। यह एक लीनियर डायमेंशन होता है, जो ऐसे लीनियर मतलब रेखा होती है उसको हम मापते हैं, वो चाहे लीनियर हो चाहे स्ट्रेट हो, वो हमारी होती है लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर हम डायमीटर, कोई सर्कल है अगर उसकी डायमीटर नापें तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लेंथ होगी। लेकिन अगर हम इसी के सर्कमफेरेंस, जो परिधि है, इस तरह अगर इसको मेजर करते हैं, इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, लेकिन ये हमारी होती है कर्व में, ये हमारी कर्व लाइन होती है, उसको मेजर करते हैं लेंथ में।
अब बात करते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशन। इसमें केवल एल होता है लेंथ में, लेकिन एरिया में क्या है, साथ में हमारे बी भी आ जाता है। इसमें 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो द 2 डायमेंशनल साइज ऑफ शेप आर अ सरफेस इज इट्स एरिया। दोस्तों अभी तक हम अगर हमारे पास रॉड है कोई, तो इस तरह लीनियर होगी, उसमें कि हम लेंथ ही नाप सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई रेक्टेंगल है तो इसमें दो डायमेंशन आ जाती है, एक एल आ जाती है, एक बी आ जाती है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एरिया मेजर करेंगे। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, द 2 डायमेंशनल साइज ऑफ अ शेप आर अ सरफेस इज इट्स एरिया। द शेप में बी फ्लैट इन अ प्लेन आर कर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा एरिया है, जो शेप है, वो फ्लैट भी हो सकता है या फिर कर्व में हो सकता है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास कोई ज़मीन है, प्लॉट ऑफ लैंड है, अगर उसकी साइज़ की बात करें तो हमारा कुछ इसी तरह दिखेगा, वो हमारा फ्लैट में आता है। लेकिन हमारे पास अगर कोई बल्ब है, आप देखेंगे बल्ब जो आपके घर पे लगा हुआ होगा, अपने के रूम में भी लगा हुआ, वो बल्ब देखिए, अगर उसका सरफेस देखिए क्या ऐसा है, थोड़ा कर्व टाइप है, तो हमारा आता है कर्व शेप में। और वहीं पर अगर बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल साइज ऑफ शाफ्ट, तो जो हमारी जो कोई शाफ्ट है, उसका जो ये वाला एरिया है वो भी हमारा एरिया ही होगा, जो सरफेस है। अब बात करते हैं वॉल्यूम में। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हम बात करेंगे द 3 डायमेंशनल ऑफ आर क्यूबिक मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। दोस्तों इसमें 3 डायमेंशन की बात करते हैं, जैसे अब इसमें क्या आ जाएगा, हमारी हाइट भी आ जाएगी। अब देखिए इस, या फिर एक एग्जाम्पल और बोल रहा है, कोई भी सब्सटेंस या कोई पदार्थ है, जितना स्पेस एटमॉस्फेयर में या कहीं पे रखने पे जितना स्पेस ग्रहण करती है, ऑक्युपाई करती है, वो हमारा क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। तो दोस्तों हमने बात की लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में। अब बात करते हैं फोर्स में। दिस टर्म इज अप्लाइड एनी एक्शन ऑन द बॉडी विच टेंड्स टू मेक इट मूव। अगर हमारे पास दोस्तों कोई बॉडी है, उस पर हम ऐसा एक्शन लगाएं जो जो बॉडी को मूव कराने लगे, या फिर चेंज इट्स मोशन, या इसकी गति को चेंज कर दे, या फिर चेंज इट्स साइज एंड शेप, या इसकी साइज या फिर शेप को भी चेंज कर दे। दोस्तों आप यहाँ साइज और शेप में दोनों क्लियर कर लीजिए। साइज मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एल एंड बी देखिए, हमने अभी एरिया देखा, अगर हमारा एल है और ये क्या है, बी है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हम लगाएंगे, मान लीजिए एल हमारा घट जा रहा है, या लेंथ कम ज़्यादा हो जा रही है, या फिर विड्थ जो है बी ये कम ज़्यादा हो जाती है, हमारी आती है साइज में। वहीं पे अगर हमने यही चीज़ है, और वहीं अगर हम फोर्स लगाए और कुछ ये इस तरह हो गया, तिरछा हो गया, कुछ शेप इसका चेंज हो गया, मतलब इसका आकार चेंज हो रहा है, मतलब रेक्टेंगल से ट्रायंगल बन जा रहा है, या रेक्टेंगल से ही कुछ स्क्वायर बन जा रहा है, वर्ग बन जा रहा है, तो हमारा होता है शेप में। तो हम बात करते हैं शेप की। A force is usually thought of push or pull, such as hand pushing against a wall or pull of a rope fastened to a body। दोस्तों जो फोर्स होता है वो दो टाइप से यहाँ बताया कोशिश किया है। एक होता है पुश, जिसको हम दबाते हैं, अगर हम कोई किसी चीज़ को दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो हमारी आती है पुश में, तो वो भी एक फोर्स है। वहीं पे एक पुल होता है, खींचना, अगर हम किसी चीज़ को खींच भी रहे हैं तब भी वहाँ एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई वाल है और उसको हैंड अपने हाथ से धक्का दे रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी एक पुश फोर्स है। वहीं पे अगर हम कोई वाल पे हो गया, और वहीं एक रस्सी है जो एक बॉडी में एक चीज़ किसी चीज़ में बंधी हुई है और उसको हम खींच रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, पुल फोर्स हो गया, उसको हम पुल कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रेशर की। द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। दोस्तों हम जब फोर्स लगाएंगे तो किसी एरिया पे लगाएंगे, तो वही बोल रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया आर टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑन विच इट एक्ट्स इज नोन एज प्रेशर। हम जो फोर्स लगा रहे हैं कितने एरिया पर ऐड कर रहा है, अगर उसी का हम रेशियो निकाल लें फोर्स अपॉन एरिया, तो हमारा कहलाता है प्रेशर। वाटर प्रेशर अगेंस्ट फेस द डैम, जो हमारे पास अगर हम देखें तो डैम बना होता है, जो वाटर होता है वो भी प्रेशर लगाता है। इसी तरह स्टीम प्रेशर भी बॉयलर में लगता है। और अर्थ प्रेशर अगेंस्ट रिटेनिंग वाल, अगर हमारे पास कोई रिटेनिंग वाल है, वो क्या करेगा, अर्थ प्रेशर को रोकता है। जो हमारे पास रिटेनिंग वाल वो होती है कि कोई दीवार है जिसके पीछे मिट्टी भर देते हैं और वो मिट्टी के भराव को रोकती है, तो हमारी रिटेनिंग वाल कहलाती है। तो इस तरह यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मैकेनिक्स में, इसलिए हम कुछ ऐसे टर्म्स यूज कर रहे हैं जो हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। जैसे हमने बताया रिटेनिंग वाल, अभी तक सब शायद आपने ना सुना होगा। जैसे हमने बताया डैम, तो दोस्तों डैम जो यूज होता है वाटर में के केस में यूज होता है, वाटर को रोकता है, और जो ड्रेनिंग वाल होती है वो मिट्टी को रोकता है बहने से हटने से।
अब बात करते हैं मास क्या है। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास एंड फॉर मोस्ट प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स मास may be considered constant। दोस्तों बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी बॉडी में जितना उसका पदार्थ की मात्रा होगी वही हमारी कहलाती है मास या द्रव्यमान। अब क्या है, हम अधिकतर क्या बात करते हैं मैकेनिक्स में, मास को ही कंसिडर करते हैं, मास के को ही लेते हैं, क्योंकि इसको हम मानते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट है, चेंज होने वाला नहीं है। जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, हमारा हर जगह एक नियत होता है, चाहे पोल पे हो, चाहे इक्वेटर पे हो, चाहे ध्रुव पे हो, चाहे भूमध्य रेखा पर हो। तो दोस्तों वेट की बात करते हैं। द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड इट्स वेट। दोस्तों यहाँ भी बात हुई, एक फोर्स होता है जो जिसके द्वारा बॉडी अर्थ के सेंटर, पृथ्वी के केंद्र की ओर अट्रैक्ट होती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वह हमारा होता है वेट। जैसे अगर हम बात करें मास, किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का मास है m, और वहीं बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हम g से डिनोट करते हैं और वेट को हम डिनोट करते हैं w से। तो जो रिलेशन आता है W इक्वल टू m इंटू जी, वेट भार इक्वल टू हो जाता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण। द वैल्यू ऑफ g इज टेकन एज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों अगर हम बात करें एग्जैक्ट की तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम अपने प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को अजीब बनाने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ये हमारा है MKS सिस्टम, या फिर इसी तरह SI यूनिट का ही मात्रा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब बात करें डेंसिटी क्या है। दोस्तों मास, वेट, डेंसिटी के बारे में अब बात करने वाले हैं। द वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी और सब्सटेंस इज डेंसिटी। क्या लिखा, वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ पर हमारा वेट होगा और वॉल्यूम क्या होगा, नीचे होगा। किसी एक इकाई वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर क्यूब में उसका कितना भार है वो हमारा बताता है डेंसिटी। दिस टर्म इज समटाइम्स कॉल्ड वेट डेंसिटी। दोस्तों यहाँ पे वेट डेंसिटी, अगर हम यहाँ पे मास कंसिडर कर लेते हो जाती है मास डेंसिटी। मूवमेंट क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू काज रोटेशन अबाउट सम पॉइंट इज नोन एज मूवमेंट। दोस्तों अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई एक रॉड है और हम यहाँ पे एक इसको कील ठोक दिए। अब यहाँ से हम फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बहुत हो सकता है घूम जाए, कुछ इस साइज में, इस पोजीशन में आ जाए और यहाँ से घूम जाएगी। तो ये हमारा होता है दोस्तों मूवमेंट। अभी हम आगे चल के टार्क की बात करेंगे। टार्क बिल्कुल कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ होती है मूवमेंट और टार्क के बारे में। तो जो मूवमेंट होता है, ध्यान दीजिए, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स, एक जो फोर्स होता है अगर वो किसी बॉडी को या किसी चीज़ को एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति रखता है, तो हम उसको मूवमेंट के बारे में के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं टार्क के बारे में। टार्क क्या है दोस्तों, मूवमेंट और टार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो हमारा द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच काजेज रोटेशन टू टेक प्लेस इज नोन एज टार्क। अगर किसी बल का वह एक्शन जो किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए किया जाता है, या अगर कोई फोर्स बॉडी को रोटेट कर रहा है, तो वो हमारा टार्क के नाम से जाना जाता है। अभी हम इसको और क्लियरफाई करेंगे कहाँ यूज होता है टार्क। द एक्शन ऑफ अ बेल्ट ऑन ए पुली काजेज द पुली टू रोटेट बिकॉज ऑफ अ टार्क। दोस्तों हमको पता है कि जब हम पुली चढ़ाते हैं, उस पर एक बेल्ट चढ़ाते हैं जिसको हम पट्टा बोलते हैं, तो पुली के ऊपर क्या होता है, बेल्ट। तो जो बेल्ट क्या होता है, रोटेट करता है, वो एक फोर्स लगाता है और कपल फोर्स लगाता है। ऊपर वाला अदर डायरेक्शन में, नीचे वाला अदर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो पुली होती है वो रोटेट करती है, जिसके कारण, बेल्ट के कारण उसमें हमारे पास टार्क आता है। इसे यही लिखा है पुली टू रोटेट बिकॉज ऑफ टार्क। टार्क के कारण, बल आघूर्ण के कारण ही हमारा पुली क्या होती है, घूम पाती है। दोस्तों एक एग्जांपल और है, अगर हमारे पास एक चाक, जिसको हम भाई रोड यूज करते हैं अधिकतर, उसका कोई पीस का टुकड़ा है और उसको हम एक हाथ में पकड़ लें और उसको ट्विस्ट करें अपने हाथों से, मोड़ें, तो क्या होगा, देखिए एक तो फिक्स है और एक रोटेट कर रहे हैं, या फिर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में हम घुमाने की कोशिश करें, तो क्या होगा, उसमें एक टार्क उत्पन्न होगा। उस केस में क्या होगा, टार्क उत्पन्न होगा, जिसके कारण हमारा जो चाक है वो तो ट्विस्ट हो सकता है, अगर ट्विस्ट नहीं होगा तो शायद वो टूट जाएगा, स्नैप कर जाएगा।
दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टार्क और मोमेंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, एक डिफरेंस है बिटवीन मास एंड वेट। तो दोस्तों मास और वेट में अंतर क्या क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, या आपके छोटे भाई बहन होंगे जो अभी हाई स्कूल या इंटर में होंगे, वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि मास और वेट में अंतर क्या है। तो यहाँ पर हमने कुछ मास और वेट में डिफरेंस लाया है, उसको आप समझ सकते हैं। तो मास जो है, इट इज़ ए क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। अगर कोई बॉडी में जितनी पदार्थ की मात्रा होती है वो हमारी कहलाती है मास, द्रव्यमान। और वेट क्या होता है, इट इज़ द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये वो फोर्स होता है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। दोस्तों जब हम बोलते हैं बॉडी, तो इसका मतलब होता है हमारा पिंड से, कोई पिंड हो गया। इट इज मास में बात करें, इट इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, सभी स्थान पर एक नियत होता है। लेकिन जो वेट होता है वो अलग अलग स्थानों पर बदल जाता है, उसकी द्रव्यमान बदल जाता है, क्योंकि हमारे पास जो जी का मान होता है वो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। इसी कारण द इट रजिस्ट मोशन इन द बॉडी। जो मास होता है वो उस बॉडी, जो पिंड की गति को रोकता है कि उसमें गति न हो पाए। और जो वेट होता है वो बॉडी में मोशन को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। भाई मास तो रोकता है कि वो जो बॉडी है वो रुकी रहे, लेकिन वेट क्या है, वेट अगर आ गया तो वो सोचता है कि हम यहाँ पे मोशन करने लगे, गति करने लगे। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है। लेकिन वहीं पर वेट हमारा वेक्टर होता है, इसके साथ हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं W=m/g, तो जी अगर नीचे लग रहा है तो हमारी जी का देखते हैं, अगर जी नीचे लग रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, वहीं अगर जी अपवर्ड लग रहा होता है, पढ़े होंगे, तो वो निगेटिव लेता होता है। तो यहाँ पे हमको जी एक्सेलरेशन देखना पड़ता है कि कहाँ पे जो लग रहा है वेट किधर लग रहा है। मास की बात करें, इट कैन बी मेजर्ड बाई एन ऑर्डिनरी बैलेंस। इसको हम एक आसानी से एक तराजू द्वारा, जो बैलेंस होता है उसके द्वारा हम माप सकते हैं। जो दोस्तों आप देखे होंगे, एक इधर एक प्लेट होती है, एक इधर प्लेट होती है, और यहाँ पे आपका ये वाला जो बैलेंस, ये वाला जो तराजू होता है, ये वाला जो तुला होता है, इसके द्वारा हम मास को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको वेट मेजर करना है तो इसके लिए हमको एक स्प्रिंग बैलेंस की ज़रूरत होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है, यहाँ पे प्लेट होता है, इसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, एक वेट रख देते हैं W। उसके द्वारा हम क्या मापते हैं, वेट मापते हैं। जो मास होता है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो वेट है वो जो अर्थ होता है, सेंटर, अर्थ के सेंटर पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जी का मान जीरो हो जाता है। और जब m/0 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा W जीरो हो जाएगा। इसलिए हमारा जो वेट होता है सेंटर पर जीरो होता है। मास की बात करें, इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज वेल एज SI यूनिट। दोस्तों अगर हम MKS यूनिट की बात करें या फिर SI यूनिट की बात करें, अगर हम मास को मेजर करें तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। वहीं अगर बात करें वेट की, तो इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम वेट, या फिर देखिए लिखा होता है किलोग्राम वेट या फिर KGF इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इन न्यूटन SI यूनिट। दोस्तों SI यूनिट और MKS यूनिट दोनों अलग अलग है। अगर MKS की बात करें तो हम किलोग्राम वेट या फिर KGF लिखते हैं। वहीं अगर बात करें SI यूनिट में हम उसको लिखते हैं न्यूटन। SI यूनिट में हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब बात करते हैं वर्क क्या है। द एनर्जी डेवलप्ड बाई अ फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज नोन एज वर्क। दोस्तों देखिए, एनर्जी जो लगती है किसी फोर्स, अगर हम फोर्स समझने की कोशिश करिए, द एनर्जी डेवलप्ड, जो एनर्जी डेवलप होती है बाई अ फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। कोई मान लीजिए, इसको आसानी भाषा से समझाना चाहें, कोई बॉडी है, उसमें फोर्स लगा करके उसको कुछ दूर ले जाते हैं, तो उसके बाद जो उसमें एनर्जी आती है वो हमारा कहलाता है वर्क। जैसे यहाँ दिया है, द डिस्टेंस में बी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन और अलॉन्ग अ कर्व पैथ। आप इसको समझ चुके हैं। व्हेन द डिस्टेंस इज लीनियर, जब हमारा डिस्टेंस लीनियर होता है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स लगाकर हम किसी चीज़ को कितनी दूर तक इसको डिस्प्लेसमेंट किया, कितनी दूर तक उसको ले गए, उसका मल्टीप्लाई होता है हमारा वर्क। कब, जब हमारी जो पाथ है, जो लाइन है वो स्ट्रेट होती है, तब हमारा होता है F/d। लेकिन वहीं पर व्हेन द डिस्टेंस इज अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ द वर्क कैन बी फाउंड फॉर वर्क फ्रॉम वर्क इक्वल टू टार्क इंटू एंगल। दोस्तों ये फार्मूला ये भी है, T/θ। अब क्या है, जैसे हमने अभी शाफ्ट को घुमाया यहाँ पे,
तो कोई ये इस तरफ रोटेट करेगा, तो कितना टार्क लगाया, इधर इधर लगेगा, एक इधर काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा होगा, जो टार्क लगेगा उसमें और कितना एंगल ये घूमा उसका मल्टीप्लाई होता हमारा वर्क। व्हेन डिस्टेंस एलॉन्ग, ये हो गया सर कॉमन फॉर्म्स ऑफ वर्क इंक्लूड अ वेट लिफ्टेड थ्रू अ हाइट। कॉमन फॉर्म्स ऑफ वर्क include a weight lifted through a height, a pressure pushing a volume of substance, a torque causing the shaft to rotate। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे हम किसी बॉडी को, किसी वेट को कुछ ऊंचाई तक उठाते हैं तभी हम वहाँ वर्क करते हैं, अ हाइट तक, अ प्रेशर पुशिंग अ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, कोई आयतन है, किसी आयतन पदार्थ का कोई आयतन है, उसको हम अगर प्रेस कर रहे हैं तभी हम वहाँ पे वर्क करते हैं, या फिर किसी शाफ्ट को हम घुमा रहे हैं तो उसमें टार्क लगा करके, तो वो भी हमारा क्या आता है, वर्क में आता है। पावर की बात करें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं वर्क तो हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस आता है, वहीं पर अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो एक यूनिट टाइम में हम कितना वर्क कर रहे हैं उसी का रेशियो होता है हमारा पावर। जैसे P इक्वल टू हो जाएगा W/T। हम एक सेकेंड में या एक टाइम में, एक घंटे में कितना काम कर पा रहा है वो हमारी शक्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं शक्ति। तो दोस्तों इसी तरह हम पावर डिफाइन कर दिए। दोस्तों हम इसको इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हमको ये सब समझ में आया है तो हम आगे की चीज़ें आसानी से हम समझ पाएंगे, और क्या मैकेनिक से क्या कहना चाहता है वो हम आसानी से जान पाएंगे, और ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। ए रिजिड बॉडी इज वन विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर इट। मान लीजिए सर हमारे पास कोई बॉडी है, उसमें हम कोई फोर्स लगाए हैं तो उसका कुछ ना कोई हाइट भी होगा, कुछ लेंथ होगा, कुछ चौड़ाई होगी, सब कुछ होगा। अगर उसने फोर्स लगाया और उसमें किसी भी साइज में उसमें कुछ अंतर आ गया तो वो रिजिड बॉडी नहीं मानी जाएगी, वो बॉडी हमारी हो जाएगी इलास्टिक बॉडी। इसलिए बोल रहा है कि ऐसा बॉडी, ऐसा पेन या फिर ऐसा कोई भी चीज़ हो, आपके पास पेन भी हो सकती है, कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जिसमें चाहे जितना फोर्स लगा दें उसके आकार में और उसके साइज में, उसकी जो विमाएँ हैं, लेंथ चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी चेंज ना हो तो हम उसको एक रिजिड बॉडी मानते हैं। इसलिए बोला ए रिजिड बॉडी वन व्हिच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर इट। वही बोल रहा है तो अगर हम देखा जाए इन रियल सेंस नो सॉलिड बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, बिकॉज यहाँ पे कोई बॉडी ऐसा नहीं है कि अगर हम उसमें कोई फोर्स लगाएं तो उसके शेप और साइज में कोई अंतर ना हो। इसलिए अगर हम इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है, डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज वेरी स्मॉल। अगर कोई छोटा सा, बहुत ही निग्लिजिबल छोटा सा चेंज हो रहा है तो हम उसको एक रिजिड बॉडी मान लेते हैं। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। इसको स्केलर में पढ़े होंगे आप अदिश राशि और वेक्टर पढ़े होंगे सदिश राशि। तो दोस्तों यही है यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आप यहाँ समझ गए होंगे स्केलर क्या होती है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारा हो गया मास, वॉल्यूम, टाइम एंड डेंसिटी। यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, केवल एग्जाम्पल की। जैसे स्केलर की केवल हमको मैग्नीट्यूड दिखाना होता है, लेकिन वहीं वेक्टर की बात करें, वेक्टर होता है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा, किस दिशा में लगा रहे हैं उसको भी जरूरत पड़ती है। जैसे फोर्स है, हम फोर्स, ये बॉडी है, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं या फिर इस तरफ लगा रहे हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है। इसको हम पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ती है, इसमें क्या कर रहे हैं तो हमारी होती है, इसमें डायरेक्शन जरूरत पड़ती है। वेलोसिटी, हम जिस साइड जा रहे हैं या इस साइड जा रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन भी होता है, हम देखिए बाइक चलाते हैं, एक टाइम आता है अगर हम जब एक्सीलेटर लेते हैं तुरंत क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ा रहे होते हैं। अगर हम घटाते हैं तो क्या होती है, हमारी बाइक स्लो हो जाती है। तो उस समय हमको ज़रूरत पड़ती है एक्सेलरेशन, मतलब कि दिशा की, उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं या फिर माइनस ले रहे हैं। अगर माइनस करते हैं तो हमारी स्पीड घटती चली जाती है, जैसे हम एक्सीलेटर धीरे कम करते हैं तो गाड़ी हमारी धीरे धीरे होती चली जाती है, और उसी के लिए हम ब्रेक लेते हैं ताकि हमारा एक्सीलेटर कम हो जाए। और मूवमेंट की बात करते हैं, हमने मूवमेंट लिया, अभी बताया था, एक बॉडी अगर हम उसको घुमा रहे हैं तो दोस्तों ये इस तरह घूमेगी या फिर नीचे से फोर्स लगाने के बाद इस तरह घूमे, ये भी हमको बता करना जरूरी होता है कि किस तरफ घूमेगी। तो होता है मतलब मूवमेंट, और ये सब एग्जांपल हैं वेक्टर क्वांटिटी के। और दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी देखिए डायरेक्शन कैसे है। मान लीजिए कोई यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, ये एक फोर्स वेक्टर है। जैसे मान लीजिए ए बी है,
जो 60 न्यूटन का है। हमने इसको किसी स्केल पर मान लिया, जैसे यहाँ पे मान लिया 1 बराबर 10 न्यूटन। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पे एक खाना जो है वो 10 न्यूटन के बराबर है, जिसको हम एक स्केल पर डिनोट कर दिए। यहाँ पे देखिए ए और बी है। दोस्तों जो बी जो एरो बताता है वो डायरेक्शन बताता है, जो एरो का हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है। जैसे यहाँ पे इस तरह का एरो है तो ऊपर तरफ डायरेक्शन लग रहा है। वहीं पे अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, एक कैसा है नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ फोर्स क्या लग रहा है 60 न्यूटन का। दोस्तों अगर एक स्केल ड्रा करें तो सेम मैग्नीट्यूड, सेम समान परिमाण जिसको बोलते हैं, समान परिमाण होते हुए भी इसकी दोनों की दिशा क्या है, चेंज है। आप यहाँ देख सकते हैं देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो वाला जो है जो दिशा है बी ऊपर है, इसका दिशा बी ऊपर है और यहाँ पे ये नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। तो मतलब ये अगर हम इसको पॉजिटिव लें तो वाला हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। जो हमारी भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या क्या हैं, इसको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। आपको मैं अपने साथ लाऊं इंग्लिश में लाने की, क्योंकि देखिए हमने यहाँ मान लीजिए अभी इसी चीज़ को इंग्लिश में हिंदी में लिखता, फिर उसके बाद आपको डिलीवर करता, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस्टेक होने की चांसेस रहती। मैं इसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि हम बिना किसी चेंजेस के एरर कम से कम हो जाएगी, जो हमारी गलतियाँ होंगी वो कम से कम होंगी और आप तक अच्छी चीज़ें पहुंच पाएंगी। इसलिए मैं इंग्लिश का ही पीडीएफ लिया, इंग्लिश का ही नोट्स लिया, जो आपको समझाने के लिए, ताकि मैं आपको आसानी समझा पाऊँ और आपको भी आगे चलकर इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम भौतिक राशि बात करें तो द बेसिक क्वांटिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स आर दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन अनदर। ये वो राशियाँ होती हैं जिनको हम एक दूसरे के टर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। आगे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है। लेंथ एल होता है, मास एम होता है, टी टाइम होती है, इसका करते हैं टी। तो दोस्तों ये इस तरह के राशियाँ हैं जिनको हमको लिखने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। अगर हम यहाँ बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, तो व्युत्पन्न राशियाँ वो राशियाँ होती हैं देखिए जैसे हम बात किया था, यूनिट ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेवलप्ड बाय एल एम एंड टी रिस्पेक्टिवली, ये बात हो गई। और द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर क्वांटिटी एक्सेप्ट अबव आर derived with the help of fundamental units, thus they are known as derived units। इसके अलावा इन तीनों के अलावा जितने भी चीज़ें हैं जो इनके यूज करने से, एल एम एंड टी, लेंथ मास टाइम को यूज करने से, और जितनी भी राशियाँ या जितनी इकाइयाँ हैं वो हमारी कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, दो चीज़ों से बनी है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेग और स्पीड को बोलते हैं हम चाल। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा विस्थापन और टाइम होता है समय। तो दोस्तों जब विस्थापन की बात करते हैं क्या होती है, एक लेंथ होती है, और जब टाइम की बात करते हैं होती है एक समय होता है। तो अगर हम इसका जब बात करते हैं वो हमारी निकल आती है एल टी माइनस टू, ये तो डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें मिल के आई जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बात करें मीटर पर सेकेंड, तो मीटर और सेकेंड दो चीज़ें हुई, उसको दोनों को मिला करके हम एक चीज़ बनाए, क्या, वेलोसिटी। तो ये हो गई हमारी व्युत्पन्न राशि जिसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। वहीं अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, बात आती है वेलोसिटी। हमने बात किया मीटर पर सेकेंड को मिलाया, मीटर को मिलाया, मीटर वेलोसिटी और टाइम को मिला। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें मिली, मीटर भी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर भी है मतलब लेंथ भी है और टाइम भी है, तब जाके हमारा एक्सेलरेशन हुआ। डेंसिटी की बात करते हैं, इसमें है मास और लेंथ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, उन्हीं तीनों को मिला करके हम एक नई चीज़ बना रहे हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी। ये सब हमारी होती हैं क्या, व्युत्पन्न राशियाँ जिसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। इसको प्रेजेंट करने की जो यूनिट है, इसको प्रेजेंट करने की कुछ सिस्टम है, कैसे प्रेजेंट करना है, किस चीज़ को क्या बोलना है। कभी हम देखिए किसी को लंबाई को मापने जाएँ, कभी हम मीटर मापते हैं, कभी सेंटीमीटर नापते हैं, कभी फीट में नाप देते हैं। मापते नहीं हैं, आप खुद ही बताइएगा, ये ज़रूर मापते हैं। तो एक सिस्टम होना चाहिए ताकि हम किसी सिस्टम में उसको एक ही चीज़ मेजर करें। उसी तरह यहाँ पे आता है सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की जो प्रणाली है क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। तो पहला है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, जिसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम।
तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसको बोलते हैं MKS सिस्टम। चौथा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट, ये चौथा है। दोस्तों कभी कभी क्या सोचते हैं लोग कि तीसरा और चौथा जो है MKS और SI दोनों एक ही है, नहीं है। जैसे भी हमने आपको बताया हमारा वेट है उसको हम कैसे नापते हैं, MKS मापते हैं KGF में। अगर MKS की बात करें किस में नापते हैं, KGF या किलोग्राम वेट में नापते हैं। लेकिन अगर हम यूनिट में आ जाते हैं SI यूनिट में तो उसको हम क्या मेजर करते हैं, इन न्यूटन। दोस्तों अलग अलग है दोनों। अब बात करते हैं फुट पाउंड सेकंड। इसमें क्या क्या होता है, हम लेंथ को फुट में नापते हैं, फुट में। और जो हमारा मास है, द्रव्यमान है, उसको हम पाउंड में नापते हैं और टाइम को सेकंड में ही मापते हैं। दोस्तों 1 फुट इक्वल टू होता है, अगर 1 फुट की बात करें तो वो होता है 0.305 मीटर। इसको चेंज करना हो तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। 1 फुट इक्वल टू होता है 0.305 मीटर। और वहीं 1 पाउंड की बात करें, 1 पाउंड की बात करें तो वो होता है 0.450 ग्राम। मतलब कि अगर 1 पाउंड है तो उसमें 450 ग्राम होता है, मतलब कि आधा, हाफ के जी से थोड़ा कम। इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक है। अब बात करते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें क्या होता है, जो हमारा लेंथ होती है उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। जैसे भी हमने बात किया, यहाँ पर मीटर भी है, सेंटीमीटर, फीट भी है। तो इसमें क्या करते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को ग्राम में नापते हैं, और सेकेंड टाइम को सेकंड में नापते हैं। मतलब कि अगर 1 किलोग्राम है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, इस वाले सिस्टम में। मीटर किलोग्राम सेकंड में क्या होता है, हम इसमें लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और मास को, द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में ही। तो ये चीज़ हमारे 3 है। अब देखते हैं SI यूनिट क्या बोलती है। द सिस्टम कंसीडर 3 मोर फंडामेंटल यूनिट। दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 ही चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे SI यूनिट में आने के बाद यहाँ पर 3 यूनिट और जुड़ गई। वो क्या क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर, तापमान, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं। ये सब SI यूनिट में आई है, ना कि MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम में हम केवल 3 ही चीज़ों के बारे में बात करते थे, लेंथ, मास और टाइम की। लेकिन जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे 6 हो गई। वो क्या क्या हो गई, लेंथ, मास, टाइम तो था ही, विद्युत धारा हो गई, तापमान हो गया, और विद्युत तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी इसमें जुड़ गई। यूनिट वही था, लेंथ, मास एंड टाइम, बाकी वो 3 फंडामेंटल थे ही। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप बहुत पढ़ते हुए होंगे। जैसे लेंथ को मीटर में यूनिट होती है, सिंबल m होता है। और SI यूनिट क्या होता है, लेंथ मीटर है और सिंबल m है। इसी तरह इसको हम बताने वाले नहीं है आपको। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो टेम्परेचर है, जो MKS सिस्टम होता है उसमें हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में मेजर लिखते हैं और डिग्री लगाते हैं। लेकिन वहीं अगर SI यूनिट में केवल केल्विन लिखते हैं। इसलिए दोस्तों आपको कहीं कहीं केवल केल्विन लिखता होगा, तो मतलब वो SI यूनिट में अगर आया है तो केल्विन लिखा जाता है। अगर वहीं पे MKS सिस्टम है तो उसके आगे डिग्री केल्विन लिखा होता है और डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है। तो ये हमारा ध्यान देने बात है कि किस में होता है। अगर केल्विन है तो SI यूनिट में होगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन है तो हमारा MKS सिस्टम में होगा। अब हम बात करने वाले हैं हाईलाइट्स के बारे में। जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें कुछ हाईलाइट्स हैं जो हमको याद करना ज़रूरी है, जो हमको अगर उसको समरी करना चाहें तो वो चीज़ आ सकती है। तो जो हाईलाइट्स है वो हमारा है, देखिए स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स में इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडीज एट रेस्ट। अगर जब हमारी बॉडी रेस्ट में है और तब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसकी मैकेनिक्स ले रहे हैं, तो हमारी होती है स्टैटिक्स। वहीं पर अगर हमारी बॉडी मैकेनिक्स, डायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन। काइनेमेटिक डील्स, अगर हमारी बॉडी मोशन में है तो हमारी कहलाती है डायनेमिक। वहीं पर अगर काइनेमेटिक डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रेफरेंस टू द काज ऑफ मोशन। अगर हमारी बॉडी गति में है तो उसकी हम अगर उसकी स्टडी करें तो हमारी कहलाती है काइनेमेटिक्स। और वहीं पर अगर बात करें काइनेटिक्स की, दोस्तों देखिए यहाँ पर एम है, मतलब कि बड़ा नाम है, तो छोटी चीज़ हमको केवल कम ही स्टडी करना है, क्योंकि इसमें अगर हम फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, भले नाम बड़ा है लेकिन इसमें हम फोर्स को ले ही नहीं रहे हैं, मतलब कि थोड़ा कम लेना है, थोड़ा कम पढ़ाना पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर काइनेटिक्स की बात करें तो ये क्या है, डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड रिजल्टिंग मोशन ऑफ बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। जो बॉडी है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है और उसका मोशन कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मास क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। जो द्रव्यमान होता है किसी बॉडी, किसी पिंड का जितना पदार्थ की मात्रा ही हमारी क्या होती है, द्रव्यमान या मास होता है। और वेट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल पुल।
कोई पृथ्वी का जो केंद्र है किसी पिंड को अपनी ओर जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, वो हमारा वेट कहलाता है। डेंसिटी इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ऑफ सब्सटेंस। जो हमारी डेंसिटी होती है उसको हम रो भी कभी कभी डिनोट करते हैं, या फिर डब्ल्यू। रो होती है, अगर रो की बात करें तो होती है हमारा एम अपान वी, मतलब मास अपान वॉल्यूम। अगर डब्ल्यू की बात करते हैं तो होता है हमारा कैपिटल डब्ल्यू वेट अपान वॉल्यूम। ये दोनों ही डेंसिटी हैं, ये हमारी मास डेंसिटी है और ये हमारी होती है वेट डेंसिटी। अब बात करते हैं पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर जो होता है वो हमारा, मैंने बताया, डब्ल्यू अपान टी होता है। हम एक समय में या कुछ समय में कितना वर्क कर पा रहे हैं, हमारी शक्ति कहलाती है। रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें अगर हम शेप कोई भी फोर्स लगाएं तो उसके शेप में कोई चेंजेज ना हो, शेप और साइज में कोई चेंजेज ना हो। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल हमको मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की ही आवश्यकता होती है, वो हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम परिमाण के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको दिशा, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उसको रिप्रेजेंट करने में, उसको दिखाने में। द बेसिक क्वांटिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेड इन टर्म्स ऑफ वन अनदर। जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं वो या भौतिक इकाइयाँ हैं, वो राशियाँ होती हैं जिनको हम बिना किसी दूसरे की सहायता से हम प्रेजेंट कर पाते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं 4 सिस्टम थे, हमने आपको बताया। FPS, इसका FPS फुट पाउंड सेकंड, मतलब कि इसको हम बोलते हैं फुट में मेजर करते हैं किसको, लेंथ को, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। अब बात किए थे हम फुट में, तो 1 फुट में होता है हमारा, फिर बता रहे 0.305 मीटर होता है। और 1 पाउंड को हम कहीं देखते हैं LB लिखा होता है, उसको पाउंड भी होता है LB, तो वो होता है 0.45045 450 ग्राम। अब CGS में बात करें तो इसमें क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो हमारा होता है CGS। अब बात करते हैं MKS में क्या होता है। MKS सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और ऐसा यूनिट हमने बताया, इसमें केवल थोड़ी चेंजेज है। जैसे हमने बात किया, इसमें हम क्या करते थे, वेट, अगर हमारे पास वेट है, हमने एग्जांपल लिया था, वेट को अगर हम, तो सर फिर ध्यान दीजिए, वेट हम 2 बार बता चुके हैं क्योंकि एग्जांपल में सब पूछता है। वेट में अगर हम MKS में बात करें, MKS यूनिट की, तो ये होता है हमारा KGF या फिर किलोग्राम वेट। अब वहीं अगर बात करें SI यूनिट की, SI यूनिट में होता है हमारा न्यूटन। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, SI यूनिट में एक ही चीज़ का 2 मात्रक हो गया। जैसे आप कभी भी हम लोग क्या सोचते हैं MKS SI एक है, लेकिन एक नहीं है, अलग अलग है। वहीं SI यूनिट में 3 चीज़ें और आ गई, जिसको हम बोले थे क्या, 3 चीज़ें थी। एक तो था हमारा टेम्परेचर आया था, और क्या आया था, विद्युत धारा, जैसे करंट भी आया था इसी में। और दूसरा आया था इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं, वो सब इसी में आया था, किसमें, SI यूनिट में। MKS तक हम 3 ही चीज़ की बात करते थे, L, M और टाइम, मतलब कि लेंथ, मास एंड टाइम की बात करते थे। लेकिन यहाँ पे आकर 3 चीज़ें और बढ़ गई, जो हो गया हमारा टेम्परेचर, और करंट जो था हमारा धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आई। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिसको आप कमेंट में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिल करके सभी का टाइप वाइज, जैसे 1 का क्या फिल होगा, सेकंड क्या फिल होगा, 3 का क्या फिल होगा, कमेंट में आप जरूर लिखिए, ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले चैप्टर में नए वीडियो के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।